हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक सीरीज में आज हमारी ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम डस्ट ऑफ स्नो पोम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं और सभी आंसर्स आपके लिए दिए गए हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे गूगल पे या यूट्यूब पे। चलिए शुरू करते हैं। पोम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले एमसीक्यू आपके सामने है, 1 मार्कर क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से लिए गए हैं, जहां पर सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है। एमसीक्यू के आंसर्स वहां पर गिवन है, लेकिन बाकी 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स के आंसर्स वहां पर नहीं दिए गए हैं, जो कि आप यहां से कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक है। Of the many symbols the hemlock tree represents, choose the one that Frost drew upon in all likelihood for this poem. हेमलॉक ट्री जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है, उनके अलावा या उनमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इनमें से कौन सी चीज को रिप्रेजेंट किया है? सिंबल ऑफ लॉन्जेविटी, टुगेदरनेस, हीलिंग और प्रोटेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हीलिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको हीलिंग के लिए यूज किया है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि जब पोएट बहुत ही उदास वहां पर खड़ा था, तो स्नोफ्लेक्स के गिरने से उसका मूड अच्छा हो गया, हील हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, choose the option that lists the possible feelings of the poet prior to the experience shared in the poem. पोम में आपको ये नहीं बताया गया है कि इस एक्सपीरियंस से पहले जो पोएट है उसके अंदर क्या फीलिंग्स चल रही थी, लेकिन उन्होंने यह बताया है कि डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से उसका मूड चेंज हो गया, वो खुश हो गया। जब वो खुश हो गया तो इसका मतलब उससे पहले वो उदास था। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड को चूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। रीएश्योर्ड शायद वो नहीं था, डिसअपॉइंटेड वो होना चाहिए, क्यूरियस नहीं था वो, डिमोटिवेटेड भी हो सकता है, थैंकफुल बिल्कुल नहीं था, डिसहार्टेंड भी हो सकता है। ये सब उदासी को बता रहे हैं, डिसहार्टेंड, डिमोटिवेटेड, डिसअपॉइंटेड। इम्पल्सिव, बेचैन भी वो हो सकता है। तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि क्यूरियस और थैंकफुल बिल्कुल नहीं होगा। तो हम ऑप्शंस में ये देखेंगे कि जिसमें 3 और 5 है उसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हटा देंगे। तो देखिए, ए में 3 है, सी में आंसर 5 है और डी में भी 3 है। तो ए और डी हट गए 3 की वजह से और सी हट गया 5 की वजह से। तो हमारे पास आंसर बचा बी। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट यूज द वर्ड रू करेक्टली। इनमें से कौन से सेंटेंस में रू वर्ड को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है? रू का मतलब है पछतावा करना, टू रिग्रेट। द फिल्म वॉज अ डिजास्टर एंड ही रूट हिज डिसीजन टू एक्ट इन इट। फिल्म बहुत ही बेकार थी, उसे बाद में बहुत पछतावा हुआ कि उसने इस फिल्म में एक्टिंग क्यों की। ये सही है। आई एम श्योर शी रूट द डे शी लिसन्ड टू अ फॉर्च्यून टेलर। मुझे पक्का विश्वास है वो उस दिन पर बहुत पछता रही होगी कि जब उसने उस भाग्य बताने वाले की बात को सुना। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर आई रूड माई डिसओबीडियंस एंड माई डिसीट। ज्यादा समय नहीं बीता और मैं इस बात पर बहुत ही पछतावा कर रहा था कि मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसे धोखा दिया। तो इन तीनों में करेक्टली यूज हुआ है। होपफुली डी में सही नहीं होगा। अदर्स फाइनली रू द वन हु इज डिसऑनेस्ट एंड हार्टलेस। इसमें रू का करेक्ट इस्तेमाल नहीं किया गया है, सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है, तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, synecdoche is a poetic device that uses a part to represent the whole. synecdoche एक poetic device है जो हमें एक चीज की तरफ इशारा करके पूरी के बारे में बात बताता है, जैसे कि दैट इज ग्रेट सेट ऑफ व्हील्स। सेट ऑफ व्हील्स हैज बीन यूज्ड फॉर कार, कि कार्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। पिक एग्जांपल ऑफ अ synecdoche फ्रॉम द पोम। इस पोम में आपको कौन सी लाइन में ऐसा लग रहा है कि इस अलंकार का यूज किया गया है? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मेरे दिल में उसने एक बदलाव ला दिया, यही सही लग रहा है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसके दिल में कुछ बदलाव ला दिया, मतलब उसका पूरा का पूरा मूड चेंज हो गया। तो सही आंसर होगा ए। लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन शोइंग द रीजन नॉट करेस्पॉन्डिंग विथ। इसमें से आपको चूज करना है कि जो इसके साथ सही करस्पॉन्ड नहीं हो रहा, सब सही तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। द क्रो shook down on me the dust of snow. The crow's landing on the branch of the tree. वो कह रहे हैं कि क्रो ने उसके ऊपर डस्ट गिराई, तो आपको क्या लग रहा है कि क्रो आके उड़कर आया और पेड़ की टहनी पर बैठा, वहां पर लैंड कर गया, हो सकता है। द शिवरिंग ऑफ द क्रो ड्यू टू द कोल्ड। क्रो वहां पर ऑलरेडी बैठा हुआ था और ठंड की वजह से उसने अपने पंख हिलाए, जिससे कि बर्फ जो है वो झड़कर पोएट के ऊपर गिर गई, ये भी हो सकता है। द रीएडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द क्रो ऑन द ब्रांच।
एक ब्रांच से उड़कर वो दूसरी ब्रांच पर चला गया, जिससे कि पेड़ में मूवमेंट हुई और स्नो गिर गई। द काइंग ऑफ द क्रो हिडन इन द फॉलिएज। क्रो जो है वो पत्तों के बीच में छुपा हुआ था और उसके काएं काएं करने से डस्ट गिर गई। तो डी वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बॉडीली मूवमेंट नहीं हो रही है। आंसर की भी आपको दी गई है, इसमें आपको स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत नहीं है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि इनके आंसर सीबीएसई ने नहीं दिए हैं। ये आपके 2 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर्स आपको 20 to 30 वर्ड्स में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, rationalize what you think the poet was probably doing when the dust of snow fell on him. आपको क्या लगता है? एक ऐसा लॉजिकल आंसर दीजिए कि पोएट जो है वो उस समय क्या कर रहा था जब बर्फ उसके ऊपर गिरी। तो आपके हिसाब से क्या कर रहा होगा? हम क्या कह सकते हैं कि वो बहुत उदास था, तो कि अपने विचारों में खोया हुआ था, बस उसी को हमने यहाँ लिख दिया है। The poet was feeling extremely sad when the dust of snow fell on him. He was lost in his thoughts, but the falling of snow changed his mood and attention. Question number 2. What does the presence of a hemlock tree tell you about the setting of the poem? हेमलॉक ट्री की प्रेजेंस आपको पोम के बारे में क्या बताती है? हेमलॉक ट्री जो है वो नॉर्थ अमेरिका और कुछ दूसरी कंट्रीज में पाया जाता है, जहां बहुत ज्यादा बर्फ भी पड़ती है। और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। तो जो पोएट है उन्होंने हेमलॉक ट्री को क्यों लिया है? पोम के बारे में इससे क्या पता लग रहा है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसको दिखाकर कि जो पोएट है वो बहुत ही उदास है। Hemlock tree is a poisonous tree which depicts a bad omen. Its presence shows that the poem is set in a scene where the poet is in a bad mood. Question number 3. The dusting of snow on account of the crow helped make the poet's day better. How do you think the crow's droppings might have impacted the poet? स्नो के गिरने से पोएट का मन अच्छा हो गया, उसका मूड अच्छा हो गया। आपको क्या लगता है कि क्रो के द्वारा गिराई गई बीट अगर पोएट पर गिरती तो वो उस किस तरीके का रिएक्शन दे सकता था? ड्रॉपिंग्स वर्ड को यहाँ ध्यान रखिए। ड्रॉपिंग्स का मतलब है कि उसने उसके ऊपर शिट कर दिया। द क्रोज ड्रॉपिंग्स माइट हैव स्पॉइल्ड या स्पॉइल्ड, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। द क्रोज ड्रॉपिंग्स माइट हैव स्पॉइल्ड पोएट्स क्लोथ्स एंड हेयर. इट कुड डिले हिज प्लान्ड वर्क एंड ट्रिगर हिज एंगर फॉर द क्रो. उससे उसके कपड़े और उसके बाल बर्बाद हो जाते, खराब हो जाते, तो हो सकता है कि उसने जो अपना कोई काम प्लान किया हुआ उसके लिए लेट हो जाता और वो बहुत ज्यादा उसको गुस्सा करता। अब आते हैं हमारे 3 मार्कर्स क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखने हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, ये सब पहले से अवेलेबल नहीं है नेट पर, क्योंकि सीबीएसई ने अब की बार बड़े सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछने शुरू किए हैं, ताकि बच्चों के अंदर एक थॉट प्रोसेस शुरू कर सके। Dust of Snow is one of Frost's most loved poems. Elaborate why you think this is so. आपको क्यों लगता है कि डस्ट ऑफ स्नो जो है वो लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद की जाती है? ऐसा इसलिए है, द पोम डिस्क्राइब्स अ वेरी सिंपल हैपनिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स। 7-8 लाइनों में बिल्कुल सिंपली उन्होंने बता दिया है कि भाई वो वहां खड़ा था, उसके ऊपर गिरा ऐसे। इट टेल्स अस दैट समटाइम्स इवन अ स्मॉल इंसिडेंट मे प्रूव टू बी ऑफ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। ये पोम हमें ये बताती है कई बार बहुत छोटा सा इंसिडेंट, बहुत ही छोटी सी घटना भी है जो आपके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव डाल सकती है। If one looks beyond the prejudices, he or she will get to know that nature can heal anything and everything. आपके दिमाग में जो आपकी एक सोच है, आपकी जो धारणा है, अगर आप उससे बाहर निकलें तो आपको मालूम चलेगा कि नेचर जो है वो किसी भी चीज को ठीक करने की ताकत रखती है। इसलिए ये जो पोम है ये बहुत ही अच्छी पोम है, ये बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है। क्वेश्चन नंबर 2, द पोम evokes a sense of black and white. Justify. ब्लैक एंड व्हाइट की क्या सेंस दिखाती है? आपने नोटिस किया कि इस पोम में या तो सब कुछ काला है या सब कुछ सफेद है। द पोम इज सेट इन ऑल व्हाइट सराउंडिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो, सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। एंड अमिड्स this white surrounding, a black crow appears and does something that clears the blackness from the poet's mind and heart. इस सब सफेदी के बीच में एक काले रंग का कौवा कहीं से आता है और वो कुछ ऐसा करता है, कुछ गिराता है, जिससे कि पोएट के माइंड में जो अंधकार था, उसके दिल में एक जो उदासी छाई हुई थी, जो कि काले रंग का प्रतीक है, वो हट गई। Hence, we can say that crow and sorrow depict black and snow and the happiness of the poet signify
white color in the poem. Question number 3. The crow and hemlock are usually used as negative references in literature. इन्हें हमेशा बुरी चीजों का प्रतीक माना जाता है, क्रो एंड हेमलॉक। जैसे आपने देखा होगा पोम्स में सुंदर सुंदर पक्षियों के बारे में बताया जाता है। किन किन बर्ड्स का एग्जाम्पल लिया जाता है, जैसे कि बारिश आ रही है तो पीकॉक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई बहुत मीठी सी आवाज में गा रहा है तो नाइटिंगेल का एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्रो की कर्कश आवाज होती है, उसे ना तो सुंदर माना जाता है ना ही उसकी आवाज मीठी है। ऐसे ही हेमलॉक ट्री जो है वो भी एक पॉइजनस ट्री होता है, इसलिए उसे भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इस पोम में इसे बड़े डिफरेंटली यूज किया गया है। इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उनको छोड़कर इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए यूज किया गया है। बताइए कैसे? The poet Robert Frost is trying to break the stereotypes that consider a crow and a hemlock tree as inauspicious. Auspicious का opposite है inauspicious, शुभ अशुभ। यहाँ पर जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो लोगों की जो धारणाएं हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। द पोएट हैज रिप्रेजेंटेड नेचर इन क्वाइट एन अनकन्वेंशनल मैनर। उन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सोचा। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, अनकन्वेंशनल मतलब मॉडर्न। मॉडर्न स्टाइल में पेश किया है उन्होंने। ही इज ट्राइंग टू एम्फेसाइज दैट इवन अ क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री कैन ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन अ पर्सन्स लाइफ। कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखें तो कोई भी चीज आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर, जो कि आपके 5 मार्कर्स और जिनमें आपको 100 to 120 वर्ड्स के आंसर्स लिखने हैं। इन क्वेश्चंस में बेसिकली आपकी राइटिंग स्किल देखी जाती है। अब की बार सीबीएसई क्या कह रहा है, वो डायरेक्टली आपको मैगजीन के लिए लिखने को नहीं कह रहा, डायरेक्टली आपको कोई लेटर राइटिंग करने को नहीं कह रहा, इन क्वेश्चंस के थ्रू पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, एज अ क्रो यू फील हाईली इंजर्ड बाय द इनकरेक्ट परसेप्शन ह्यूमंस हैव अबाउट योर स्पीसीज। अब आपको एक क्रो बना दिया गया है, आपको इमेजिन करना है कि आप क्रो हो, और आपको ये, आपके दिल को ये बात बड़ा दुख देती है कि जो ह्यूमंस हैं वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, उनकी क्या परसेप्शन है आपके बारे में। परसेप्शन सबकी यही है कि काले रंग का कौवा, तीखी आवाज, कर्कश आवाज, और वो कुछ भी अच्छा नहीं लाता। जब भी घर के सामने आके कौवा काएं काएं करता है तो लोग उसको भगा देते हैं कि इसको भगाओ, या तो ये बेफालतू के मेहमानों को बुला रहा है या कुछ और बुरा यहाँ पर लाने वाला है। तो आप इन सब बातों से बड़े दुखी हो एज अ क्रो। Imagine yourself to be a crow and write your opinion about this prejudice. Make a case for breaking stereotypes. Perceptions, stereotypes, misconceptions, ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं। तो आपको एक कुछ लिखना है 100 वर्ड्स का, जिससे आप ये लोगों की धारणा बदल सकें। तो आपको क्रो को इमेजिन करते हुए आपको बताना है। अब हमें जो ठीक लगा हमने लिख दिया, आपको जो ठीक लगे आप कुछ चेंज लिख सकते हैं, नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि और स्टूडेंट्स भी उसे पढ़ सकें। आई एम अ क्रो. How hard I try to make people happy with my cawing, humans consider me the bringer of bad luck. मैं एक कौवा हूं और मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूं लोगों को खुश करने की, लेकिन फिर भी लोग मुझे बुरा शगुन लाने वाला मानते हैं। They shoo me away whenever I try to befriend them. जब भी उनके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ वो शू करके मुझे उड़ा देते हैं। अब यहाँ पर एक केस बता रहा है कौवा। Once a thief was trying to break into a house. I gathered all my crow friends and started nipping him in his head. एक आदमी घर का ताला तोड़ने लगा हुआ था, मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाकर उसके सिर में बहुत सारी चोंच मारी। इट सेव्ड द हाउस फ्रॉम बर्गलरी। द रेजिडेंट्स इंस्टेड ऑफ थैंकिंग ब्लेम्ड अस द क्रोज फॉर द इंसिडेंट। और वो जो घर वाले हमें थैंक करने की बजाय हमें ही उसका दोषी करार करने लग गए। Humans are getting logical and modernized, so no species should be incorrectly perceived by them. And these stereotypes must be broken now. Enough is enough. बहुत हो गया। वैसे तो आदमी ने इतनी उन्नति कर ली है, वो कह रहा है कि मैं हर बात को लॉजिकली सोचता हूँ, तो ये पुरानी परसेप्शंस क्यों चली आ रही हैं? इन सब परसेप्शंस को हमें खत्म करना चाहिए। कुछ भी अगर आपकी लाइफ में बुरा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह किसी क्रो के करने से हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। क्वेश्चन नंबर 2. Imagine that Frost is of present day and has been invited to write for an e-zine teen talk. इमेजिन कीजिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो आज की दुनिया के हैं और उनको इनवाइट किया गया है एक ईजीन में लिखने के लिए। जैसे मैगजीन होती है ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ईजीन। टीन टॉक उसका नाम है। उसमें लिखने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया है। He chooses to draw upon his experience with the crow and the dusting of snow to share his thoughts on every cloud has a silver lining. As Frost, express your thoughts on the e-zine. इसको करने के लिए आपको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि कोई भी दुख हो वो खत्म होगा ही, दुख के बाद अच्छे दिन आएंगे। अगर आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जगह पर होते
तो आप ऐसा कोई इंसिडेंट यहाँ पर बताते जिससे यह पता लगे कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। I was standing under the hemlock tree and waiting for my office cab. I was heartbroken due to the sudden death of my father. I loved my father so much that I was unable to accept his demise. Suddenly, a crow shook off some snow on me. I looked up angrily and picked up a stone to hit the crow. कि वो अपने पिता की मौत से बहुत ही उदास था। जैसे ही क्रो ने उसके ऊपर बर्फ गिराई तो जैसे बस वो छिड़ गया बुरी तरह। उसने गुस्से से ऊपर देखा और नीचे से एक पत्थर उठाया मारने के लिए, बट he flew fast and disappeared into the clouds. After his disappearance, a thought came to my mind that everyone has to leave one day. वो तेजी से बादलों में कहीं छुप गया और उसके जाते ही अचानक से मेरे दिमाग में एक सोच आई, एक बात आई कि एक दिन तो सभी को जाना है। वी आर मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, सबको मरना है। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है। वी कैन नॉट लिव हेयर फॉर परमानेंट। I consoled my aching heart and diverted my thoughts towards other worldly matters. अभी तक वो ये सोच रहा था कि अरे मेरे पिताजी मर गए, अब मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन जब उसने देखा कि ऐसे वो चला गया, तो बस उसके जाने की एक्टिविटी को देखकर उसको ये एहसास हो गया और उसका मन अच्छा हो गया। I realized that every dark cloud has a silver lining. तो मुझे एहसास हुआ कि हर दुख का अंत होता है। Our life is a set of ups and downs, but nature has the power to heal all the sorrow and grief. हमारी जिंदगी में जितने दुख हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो नेचुरल तरीके से हम हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। जैसा कि मैं अपने essayshop.com पर भी आप लोगों को कमेंट्स में बताती रहती हूँ कि जिन लोगों की बेसिक इंग्लिश राइटिंग बहुत वीक है, वो लोग ग्रामरली का फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो वहां पर आपको लिंक दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।